हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। हम पढ़ रहे थे वाटर, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने ये माइंड मैप देखा था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा वाटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वाटर आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकते हो, और जो दूसरा सब्सटेंस आप उसमें डिजोल्व करते हो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। याद है ना? तो वाटर हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, कैसे होता है वो सब हमने यहाँ पर पॉइंट्स भी पढ़े थे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। देन हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, फिर एक्टिविटी के थ्रू भी हमने देखा था। देन हमने ये सब पढ़े थे। आगे कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। कौन से फैक्टर्स पढ़े थे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वाटर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। ठीक है, कि वाटर में किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर्स पढ़े थे? पार्टिकल साइज, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी हमने पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आज हमें पढ़ना है ये न्यू टॉपिक। ठीक है, पार्ट 2 है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ये सब क्या होता है अब हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Based on whether the substances dissolve or not in the solvent and their particle size, they form 3 types of mixtures: true solution, colloidal solution and suspension। जो 3 टाइप के मिक्सचर्स बनते हैं, कब बनते हैं इस चीज़ पर डिपेंड करते हुए कि जो आपने सब्सटेंस डिसॉल्व किया है वो डिसॉल्व हुआ भी है या नहीं हुआ है, उनका पार्टिकल साइज क्या है सॉल्यूट का, यानी ठीक है सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है नहीं हुआ आपका सॉल्वेंट में, या फिर सॉल्यूट का साइज क्या है, पार्टिकल साइज। तो 3 टाइप की उस बेसिस पर मिक्सचर होते हैं: ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। एक होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस आपको पता है ना क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम फाइन होता है, जिसमें आप किसी भी दो कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक ऐसा होमोजीनस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जो होता है आपके कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। द मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट एंड बेकिंग सोडा इन वाटर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट एंड बेकिंग सोडा, अगर आप सबको वाटर में मिलाएं, अलग अलग एक साथ नहीं, वाटर में जैसे आप सॉल्ट मिलाओ, है ना, वाटर में शुगर मिलाया, वाटर में कॉपर सल्फेट एंड देन बेकिंग सोडा मिलाया, अलग अलग, तो सब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो आपका वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। देखते हो ना, आप जब सॉल्ट या शुगर डालते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब बिल्कुल अच्छे से फाइन सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मेन फीचर्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस आर, इसके मेन फीचर्स क्या है? पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट्स इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। जो कंपोनेंट का पार्टिकल साइज होता है वो डायमीटर में, अगर हम बात करें, देखते हो ना डायमीटर, इसकी बात हो रही है, डायमीटर में 10⁻⁹ मीटर कम होता है। These particles are too small to be visible to the unaided eye। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप unaided eye यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के आप उन्हें नहीं देख सकते हो। These are homogeneous mixtures and are generally transparent। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं आपके homogeneous mixtures होते हैं, ठीक है, और जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आप देखते हो ना, शुगर, वाटर में अगर आप शुगर डिसॉल्व करो तो एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ही बनता है आपका। द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं आप उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो, छानकर उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे इजीली पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है उन पार्टिकल्स का कि वो इजीली फिल्टर से पास हो जाते हैं। द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। ये सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं एज, क्योंकि द कंपोनेंट्स डू नॉट सेपरेट, क्योंकि कंपोनेंट्स सेपरेट नहीं होते व्हेन द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी क्या बोल रहे हैं, आपने एक मिक्सचर बनाया सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है, आपने उसे अगर बहुत लंबे टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, यानी कि आपने उसे हिलाया नहीं, बिल्कुल भी स्टेबल ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये सॉल्यूशन आपका स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स ऐसा नहीं है कि आपने उसे छोड़ दिया तो उसके कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, सॉल्ट अलग हो जाएगा और वाटर आपको अलग मिल जाएगा, नहीं, तो इसके सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होते हैं। तो ये होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच अ सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट एंड इट्स पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट आपका कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं आपको सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। मिक्सचर्स ऑफ मिल्क, स्टार्च और मड इन वाटर
वाटर में अगर आप मिल्क का सॉल्यूशन मिक्सचर बनाएं, या वाटर में आप स्टार्च मिला दें, या वाटर में मड मिला दें, तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के। बटर, ब्लड एंड मिस्ट आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बटर अगर आप वाटर में मिक्स करके देख लो तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि वो पूरा डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मेन फीचर्स क्या है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के? आई होप आपको कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं समझ में आ गया है। ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम जिसमें सॉल्यूट जो है आपका कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोलाइडल हो गया जिसमें सॉल्यूट जो है आपका कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसके मेन क्या हो गए फीचर्स? पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट्स रेंजेस फ्रॉम, कंपोनेंट्स का जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 मीटर रहता है डायमीटर में। ठीक है, और उसमें क्या था 10⁻⁹ से बहुत कम रहता है। दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द अनएडेड आई। ठीक है, आप इसे ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो अनएडेड रहते हैं, यानी कि आप उसे देख नहीं सकते हो, बट कैन बी सीन अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। बट आप उसके पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, होते हैं बट हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखते, बट आप उसे देख सकते हो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। द कोलाइड्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एंड आर जनरली ट्रांसलूसेंट। कोलाइड्स जो होते हैं वो आपके होमोजीनियस भी हो सकता है कोई सा, और कोई सा हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, और ये जनरली ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी कि धुंधला धुंधला उसमें से दिखता है। लाइक ट्रू सॉल्यूशंस की जगह जैसे ही देयर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं आप उन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिल्ट्रेशन पता है आपको, छानना यानी, है ना। द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर फेयरली स्टेबल। कोलाइडल सॉल्यूशंस भी आपके स्टेबल होते हैं। ओनली सम ऑफ द डिजॉल्व पार्टिकल्स सेपरेट आउट व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोलाइडल सॉल्यूशंस आपके फेयरली स्टेबल होते हैं, यानी कि ठीक ठाक स्टेबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप उस मिक्सचर को, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को आप कुछ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो उसके कुछ डिजॉल्व पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं और आप उन्हें देख सकते हो। हाउएवर इफ दे आर रोटेटेड एट अ हाई स्पीड, लेकिन अगर आप उसे हाई स्पीड पर ऐसे ऐसे रोटेट करो तो पार्टिकल्स आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना। ट्रू सॉल्यूशन क्या था, उससे तो आप कितने लंबे टाइम के लिए रख दीजिए, उसके मिक्सचर्स के सेपरेट नहीं होंगे। बट कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप फास्ट स्पीड पर रोटेट करोगे उस कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके सेपरेट हो जाते हैं। तो ये फेयरली स्टेबल रहता है, आपको फेयरली स्टेबल लिखना है। ठीक है, और ये जो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ये बहुत स्टेबल रहता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइड्स जो होते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसमें क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू देम द लाइट बीम बिकम्स विजिबल। जब आप इसमें से लाइट की बीम पास करते हो, ठीक है, उस मिक्सचर में से, तो लाइट जो है आपकी विजिबल हो जाती है, बिकॉज कोलाइड्स स्कैटर लाइट, क्योंकि कोलाइड्स होते हैं ना वो लाइट को स्प्रेड कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग लाइट एंड मेकिंग द बीम ऑफ लाइट विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसे, ये जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होता है लाइट को स्कैटर करना, ठीक है, और लाइट को विजिबल, लाइट की जो बीम है उसे विजिबल करना, मतलब दिखे, उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर देखो, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन रखा है और यहाँ पर रखा है कोलाइड। तो ट्रू सॉल्यूशन में से तो ये टिंडल इफेक्ट उसमें शो नहीं करता है, लेकिन कोलाइड्स जो होते हैं वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इसमें जब आप बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और वो आपको दूसरी तरफ में से लाइट दिखती है। तो ये टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखना। ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेता है, या फिर आपको ये पूछ लेगा कि एमसीक्यूज में पूछ लेगा विच वन शो टिंडल इफेक्ट, तो आपको ऑप्शन दे देगा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड नन ऑफ देम। तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स में या क्वेश्चंस में पूछ सकता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सस्पेंशन। मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट एट ऑल इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या था आपका, पूरे तरीके से उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, जिसमें पार्टली डिजॉल्व होते हैं, है ना। और सस्पेंशन हो गया इसमें बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते। मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स लाइक चॉक, सैंड एंड सिल्ट इन वाटर। वाटर में आप सैंड मिला दो या चॉक के पाउडर मिला दो, है ना, या सिल्ट जो छोटे छोटे होते हैं ना, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो मिला दो, तो ये सस्पेंशंस के एग्जांपल्स हैं। मेन फीचर्स क्या होगा सस्पेंशन के, द पार्टिकल साइज ऑफ कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6 इन डायमीटर। इसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी विजिबल टू द नेक्ड आई। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आप नेक्ड आई से, यानी कि नॉर्मल आई से देख सकते हो। आप खुद सोचो ना, चॉक का एग्जाम्पल दिया है, सैंड है, सिल्ट है,
ठीक है। सैंड को अगर आप वाटर में मिक्स करो, थोड़ी देर के लिए स्टेबल करके रख दोगे ना, अगर आप सिर्फ छोड़ दोगे तो आप उसके पार्टिकल्स अलग देख सकते हो, है ना। तो इसका साइज पार्टिकल का बड़ा होता है। सस्पेंशन जो होते हैं आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं और देयर पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट लाइट, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी कि आगे नहीं होने देते, एंड मेक सस्पेंशंस ओपेक, और सस्पेंशंस को ओपेक बना देते हैं, यानी कि उसमें से बिल्कुल भी लाइट पार नहीं होती है। देयर पार्टिकल्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनके पार्टिकल्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन से। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, देयर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जब सस्पेंशंस को आप लॉन्ग टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखोगे तो इनके पार्टिकल्स आपके बॉटम में सेटल हो जाते हैं, तो इसलिए ये सस्पेंशंस आपके अनस्टेबल होते हैं। द लाइटर पार्टिकल्स दैट डू नॉट सेटल डाउन में शो टंडल इफेक्ट। अब सस्पेंशन में क्या होता है, जो आपने आपका सॉल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर जो पार्टिकल्स उसके लाइट वेट के हैं, जो सेटल डाउन नहीं होते, तो वो टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी की जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन का। आई होप आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का टॉपिक समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं ये एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, टू कंपेयर दी प्रॉपर्टीज़। आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन की, उन्हें आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, आपको चाहिए 3 बीकर। ट्रू सॉल्यूशन चाहिए आपको कॉमन सॉल्ट इन वाटर का, कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए आपको स्टार्च इन वाटर का, एंड सस्पेंशन आपको चाहिए चॉक पाउडर इन वाटर, फिल्टर पेपर, फनल एंड स्टिरर। ठीक है, ये चाहिए आपको। अब प्रोसीजर में क्या करना है, जो आपने 3 ग्लास बीकर्स लिए हैं उन्हें आप लेबल कीजिए A, B एंड C। पहले वाले बीकर में आप उसे हाफ फिल कर दीजिए विद ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। सेकेंड वाले बीकर में आपको क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन करना है स्टार्च इन वाटर का, एंड थर्ड वाले बीकर में आपको करना है सस्पेंशन चॉक पाउडर इन वाटर का। अब आपको क्या करना है, होल्ड अ वाइट प्लेन पेपर एंड ऑब्जर्व इट थ्रू द सॉल्यूशंस। अब एक वाइट प्लेन पेपर पकड़िए और सॉल्यूशन से उसे ऑब्जर्व कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ये देखेंगे दैट ट्रू सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रू सॉल्यूशन जो आपका ट्रांसपेरेंट है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज ट्रांसलूसेंट, एंड सस्पेंशन जो है वो आपका ओपेक है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट होता है बताया, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ट्रांसलूसेंट, धुंधला धुंधला दिखता है, और सस्पेंशन आपका ओपेक होता है, यानी कि बिल्कुल भी उसमें से पार्ट बीम ऑफ लाइट पास नहीं होती है। और उसके बाद क्या करना है, नाउ स्टिर द 3 सॉल्यूशंस एंड अलाउ द बीकर्स टू स्टैंड फॉर 5 to 7 मिनट्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम। अब आपको क्या करना है, तीनों सॉल्यूशंस को स्टिर कीजिए और उसके बाद बीकर को 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, उन्हें बिना हिलाए। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ चॉक पाउडर सेटल डाउन इन बीकर सी। बीकर सी में जो चॉक पाउडर वाला सस्पेंशन था वो उसके पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो गए हैं, विच शोज दैट सस्पेंशन इज अनस्टेबल, जो आपको ये शो करता है कि सस्पेंशन क्या है आपका अनस्टेबल है। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन आपके स्टेबल है क्योंकि उनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए। अब आपको फिल्टर पेपर का कोन बनाना है, तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर कीजिए, टच द इनसाइड ऑफ द कोन टू चेक इफ देयर इज एनी रेजिड्यू। जो कोन बनाया उसका जो कॉर्नर होता है कोन का, उसमें आप टच करके देखिए कि अंदर कोई रेजिड्यू तो नहीं, कुछ लेफ्ट ओवर तो नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है। और ऐसा ही सेम प्रोसेस आपको करना है कोलाइडल सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से। तो आप ये देखेंगे कि रेजिड्यू जो है चॉक पाउडर का बचेगा फिल्टर पेपर पे, सिर्फ केस सस्पेंशन के केस में। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कर दी। अब यहाँ पर आपको टेबल के थ्रू आपको सारी प्रॉपर्टीज़ समरी में दी हुई है, तो अगर ये टेबल आपने अच्छे से लर्न कर ली तो आपके तीनों टॉपिक ये वाले कवर हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज जो होता है पार्टिकल का 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का बिटवीन होता है 10⁻⁸ to 10⁻�6 मीटर, एंड सस्पेंशन का होता है ग्रेटर देन 10⁻�6 मीटर। ट्रू सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, होमोजीनस। कोलाइडल जो होते हैं आपके होमोजीनस हो सकते हैं या हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, और सस्पेंशन आपके हमेशा हेट्रोजीनस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं आपका अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट रहता है, ये ट्रांसलूसेंट रहते हैं आपके। कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन रहते हैं आपके ओपेक। उसके बाद ये है आपकी विजिबिलिटी, आगे के बता रखे हैं विजिबिलिटी। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, नॉर्मल आई से। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपके नेक्ड आई से विजिबल तो नहीं होते हैं, लेकिन आप उन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हो आसानी से। देन आती है आपकी उसकी स्टेबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन आपके स्टेबल होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स उसके सेपरेट आउट नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस भी आपके स्टेबल होते हैं, पार्टिकल्स बस जब आप उसे हाई स्पीड पे रोटेट करते हो कोलाइडल सॉल्यूशन को तभी सेपरेट होते हैं। और सस्पेंशन आपके अनस्टेबल होते हैं, है ना, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं आपके अनडिस्टर्ब्ड कर दोगे तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर आता है ट्रू सॉल्यूशन की फिल्टरेबिलिटी।
फिल्टर कर सकते हो आप किसे और किसे नहीं। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो आप पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर सो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं, इसलिए आप उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसलिए आप उन्हें भी सेपरेट नहीं कर सकते। सस्पेंशंस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, इसलिए आप सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हो बाय फिल्ट्रेशन। टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन जो है वो आपकी टिंडल इफेक्ट को मे और मे नॉट यानी कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसा होता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। Water of crystallization is the fixed amount of water which is necessary for the formation of crystals of some salts. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो ज़रूरी होता है किसी कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए। ठीक है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको चाहिए, जितना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज सॉल्ट्स, ये जो सॉल्ट्स होते हैं, दे कंबाइन केमिकली विद अ डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म देयर क्रिस्टल्स। ये जो सॉल्ट होते हैं वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और अपने क्रिस्टल्स बना लेते हैं। दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्रिक शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ दीज सॉल्ट्स। ये जो डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सॉरी उस सॉल्ट के क्रिस्टल्स के क्या कलर होगा, उसकी शेप कैसी होगी। ओके, तो सॉल्ट की जो शेप होगी और जो कलर होगा उस क्रिस्टल्स के, वो डिपेंड करता है कि उस वाटर के मॉलिक्यूल्स पर। सच सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है उस सॉल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। व्हेन दीज क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स आर हीटेड, जब हम इन क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स को हीट करते हैं, दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है। द सॉल्ट्स विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट्स। और वो सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, crystals of copper sulfate, commonly known as blue vitriol, are formed when 5 molecules of water attach to 1 molecule of copper sulfate. Crystals of copper sulfate, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रियल। वो तब बनते हैं जब 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट से। यहाँ पर देखो, कॉपर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल 5 वाटर के मॉलिक्यूल से जब जुड़ जाता है तो वो बनता है क्रिस्टल किसका, कॉपर सल्फेट का। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिटन आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट विद अ डॉट इन बिटवीन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आप लिखते हो वो सॉल्ट के फॉर्मूला के साथ लिखते हो और उसके बीच में आप लगाते हो एक डॉट। ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ये हो गया आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। वाटर है ना इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ है, तो ये हो गया आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं ना हम। तो सॉल्ट का नाम है आपका कॉपर सल्फेट, तो ये बन गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमने यहाँ पर डॉट लगाया बीच में। और हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये तो हो गया आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और इसका वैसा नेम क्या हो गया, केमिकल नेम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंट यानी 5, इसलिए पेंटाहाइड्रेट बोले इसे। क्या बोला, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो इसे ब्लू कलर देते हैं और शेप देते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को। जब आप इसे हीट कर दोगे इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को, तो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाते हैं और तो आपका बनेगा वहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो आपका वाइट कलर का होता है। ये आपका ब्लू होता है, आपने हीट किया तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चलेगा और इसका कलर भी चेंज हो गया, वो हो गया आपका वाइट। तो डिफरेंट सॉल्ट्स कंबाइन विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म देयर क्रिस्टल्स। तो डिफरेंट सॉल्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होते हैं अपने क्रिस्टल्स बनाने के लिए। कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के। तो केमिकल नेम यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कॉमन नेम दिया हुआ है और ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्ट हो गया 7 यानी, तो आयरन सल्फेट हो गया आपका FeSO4, डॉट लगाते हो, हेप्टा मीन्स 7 तो 7H2। इसका कॉमन नेम हो गया ग्रीन विट्रियल और यानी कि ग्रीन कलर का होता है, इसका फॉर्मूला हो गया FeSO4.7H2O। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट ZnSO4 डॉट हेप्टाहाइड्रेट है यानी कि 7H2O। ये होता है आपका वाइट विट्रियल।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, डेकाहाइड्रेट हो गया .10H2, और ये इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। ओके देखिए थोड़े से और दिए हुए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, तो MgSO4.7H2O, इसका कॉमन नेम है एप्सम सॉल्ट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई मीन्स 2, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4 और डाईहाइड्रेट यानी .2H2O, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम जिप्सम। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, हेमीस्फेयर बोलते हैं ना, तो हाफ स्फेयर ही तो होता है वो, तो हेमीहाइड्रेट हो गया CaSO4.12H2O, तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप POP बोलते हैं। ओके सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10 होता है, तो Na2SO4.10H2O, ग्लोबर्स सॉल्ट इसे हम बोलते हैं। तो ये कुछ केमिकल नेम थे हाइड्रेटेड सॉल्ट के। अब हम आगे पढ़ते हैं। सम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन एक्सपोज टू एयर, इनमें से कुछ आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें एयर में खुला छोड़ दो तो उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है। सो दिस फिनोमिनन ऑफ लूजिंग दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जो प्रोसेस होता है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करने का, इसे हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। एंड ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे सॉल्ट्स के जो उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं जब आप उन्हें एयर में एक्सपोज करते हो, वो कौन से हैं? हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट जो अपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, या फिर अभी हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, तो वो अपने 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है। हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट जो अपने सारे 7 मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? लूज कर देता है। ओके तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Some anhydrous salts like anhydrous calcium chloride and other substances when kept in the open absorb moisture from the air। ये तो थे जब आप इन्हें एयर में खुला छोड़ देते हो तो ये इनके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं और उन सॉल्ट्स को बोलते हैं एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स। तो अब कुछ ऐसे एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जब आप इन्हें ओपन में रख दोगे तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर से, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। कुछ एग्जांपल्स क्या है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के? कैल्शियम ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिलिका जेल। सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस तो आपके ड्राइंग एजेंट्स की तरह यूज करते हैं हम। पैकेट्स ऑफ सिलिका जेल आर कॉमनली यूज टू कीप थिंग्स लाइक बैग्स, बॉटल्स, सूटकेसेस, शूज एंड मेडिसिन ड्राई। कुछ पैकेट्स आजकल ना जो आप शूज़ खरीदो या सूटकेस खरीदते हो, बॉटल्स खरीदते हो, बैग्स खरीदते हो, मेडिसिन खरीदते हो ना, तो उन्हें ड्राई रखने के लिए सिलिका जेल के पैकेट्स उसमें डाल दिए जाते हैं। सब सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब सो मच मॉइस्चर फ्रॉम द एयर दैट इट डिजॉल्व इन इट। कुछ सब्सटेंसेस तो आपके ऐसे होते हैं कि वो एयर से इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड आयरन क्लोराइड। यहाँ पर हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, इन्हें ध्यान से समझना और लर्न करना। ठीक है, एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स पढ़े हमने, फिर हाइग्रोस्कोपिक पढ़े, ठीक है, और उसके बाद पढ़े हमने डेलिक्विसेंट। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ये समझ में आ गए हैं। अब हम एक ये एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। जो ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं उस पर हीट का क्या इफेक्ट होता है, हमें ये ऑब्जर्व करना है। तो इसमें आपको चाहिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, टेस्ट ट्यूब, क्लैंप स्टैंड, बर्नर। क्लैंप स्टैंड इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या करना है, इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आपको 1 चम्मच भर के ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के डालने हैं। फिक्स द टेस्ट ट्यूब इनटू द क्लैंप। ठीक है, इस क्लैंप में आपको इस टेस्ट ट्यूब को फिक्स करना है और उसका माउथ जो आपको टिल्टेड रखना है थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, टेढ़ी रखी हुई है ना ये, और ये आपके हो गए इसके ब्लू क्रिस्टल्स, किसके? कॉपर सल्फेट के। इग्नाइट दी बर्नर एंड हीट दी टेस्ट ट्यूब। अब बर्नर को इग्नाइट कीजिए, जलाइए, ठीक है, बर्नर को, और टेस्ट ट्यूब को हीट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो थे वो आपके वाइट हो गए और कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आपकी टेस्ट ट्यूब से यहाँ पर गिर रही है। तो आप इन वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं आप कलेक्ट कर लीजिए और टेस्ट ट्यूब अपनी ठंडी होने दीजिए। क्लैंप से आप उस टेस्ट ट्यूब को हटा लीजिए और जो वाटर एंड एट दी वाटर कलेक्टेड बैक इनटू द टेस्ट ट्यूब, और जो आपने वाटर कलेक्ट किया है ना उसे आप वापस उसमें डाल दीजिए, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। वाइट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होंगे आपके वो फिर से वापस किस में हो जाएंगे? ब्लू में हो जाएंगे, जो आपको ये बताता है दिस वाटर इज दैट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो
जब आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया था, उससे जो आपको वाटर कलेक्ट हुआ, यही था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हीट करने पर आपकी ये इफेक्ट हमने देखे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विद मेटल्स। मेटल्स को अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।